यस, गुड आफ्टरनून। इस चैप्टर में हम पढ़ रहे थे कि जो कवि जयशंकर प्रसाद है वो क्या है, बहुत ही विनम्र कवि है और वो अपनी आत्मकथा लिखने के पक्ष में नहीं है। ठीक है ना, वो अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते। उस आत्मकथा के विषय में ही वो इस पाठ में बता रहे थे। आगे बता रहे हैं, वो कह रहे हैं, पहले उन्होंने कहा था कि मेरा जो जीवन है वो क्या है, खाली गगरी के समान है। गगरी मतलब मटकी, खाली मटकी के समान है। उसमें ऐसी कोई सफलता नहीं है, ठीक है, कोई ऐसी महत्वाकांक्षाएं नहीं है जिनको देखकर या सुनकर तुम्हें सुख मिलेगा। फिर आगे कह रहे हैं कि किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले। तुम ही खाली करने वाले मतलब वो अपने मित्रों से कह रहा है कि मेरा जो जीवन है वो क्या है, रस से शून्य है। मेरे जीवन में कोई रस नहीं है, मेरा जीवन रस से शून्य है। ऐसा ना हो कि मेरे खाली गागर के समान या खाली गागर जैसे जीवन को पढ़कर तुम स्वयं को अपराधी महसूस करने लगो। ठीक है, इस लाइन का अर्थ क्या है कि कहीं ऐसा ना हो, मेरा जो जीवन है वो रस से शून्य है और उसको पढ़कर, उस मेरे जीवन चरित्र को पढ़कर तुम क्या है, स्वयं को ही अपराधी महसूस करने लगो। फिर कह रहा है कि अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले, और कहीं तुम ऐसा ना समझने लगो कि तुमने ही मेरे जीवन से रस चुराकर अपने जीवन की सुख भरी गगरी को भरा है। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि अपने को समझो मेरा रस ले अपने भरने वाले, कि कहीं तुम ऐसा ना समझो या कहीं तुम्हें ऐसा ना लगने लगे कि तुमने मेरे जीवन से रस चुरा कर अपनी गगरी को सुख से भरा है। आई बात समझ में? दो लाइनें समझ में आ गई तुमको? ये बताइए, जो दो लाइनें मैंने बताई वो समझ में आई कि नहीं आई? मैम एक बार और एक्सप्लेन कर दो। हाँ, पहला देखो, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले। इसका मतलब क्या है कि कवि जो है वो अपने मित्रों से कह रहा है कि जो मेरा जीवन है वो रस से शून्य है, मतलब आनंद से रहित है। ठीक है, और मेरी आत्मकथा को पढ़कर तुम स्वयं को खाली करने वाले, मतलब तुम स्वयं को अपराधी ना समझने लगो या स्वयं को अपराधी समझने लगो। आई बात समझ में? फिर आगे कह रहा है कि अपने को समझो मेरा रस ले अपने भरने वाले, और कहीं तुम्हें ऐसा लगने लगे, यानी कि मेरी आत्मकथा को पढ़कर कहीं तुम्हें ऐसा लगने लगे कि हमने इसके जीवन से रस चुराकर अपनी गगरी को सुख से भरा है, मतलब अपने जीवन को सुख से भर लिया है। इसका सुख छीनकर हमने अपने जीवन को सुख से भर लिया है। आई बात सबके समझ में? यस मैम। ठीक है, चलो आगे। यस मैम। यह विडंबना अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। विडंबना मतलब कवि का ये दुर्भाग्य है। ठीक है, उसको मतलब अपनी जीवन में क्या है, ठगी और धोखा मिला। अरे विडंबना मतलब कवि का ये दुर्भाग्य है कि उसको अपने जीवन में धोखा और ठगा, मतलब उसको लोगों ने ठगा, धोखा दिया और उसको ठगा। तो कह रहा है कि इस अपनी धोखाधड़ी और अपनी ठगी के विषय में बताकर सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं, मतलब मैं अपनी सरलता की हंसी नहीं उड़ाना चाहता। वो नहीं चाहता कि मुझे जीवन में जो धोखे मिले, मेरे साथ जो ठगी हुई, उन सब के विषय में मैं अपनी आत्मकथा लिखकर बताऊं। ठीक है, और अपनी सरलता की हंसी उड़ाऊं। तो कवि को कैसे इसको समझो, हम व्याख्या में क्या लिखेंगे कि ये मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे जीवन में धोखा मिला और मुझे ठगा गया। तो इस विषय में मेरी धोखे और ठगी के बारे में बताकर मैं अपनी सरलता की हंसी नहीं उड़ाना चाहता। फिर आगे कह रहा है कि भूले अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊं। प्रवंचना मतलब वही है धोखाधड़ी और ठगना। वो कह रहे कि मैं अपनी भूलों को, जो मुझसे भूल हुई है, मैं अपनी भूलों को, अपने धोखे के बारे में, अपने को ठगे जाने के बारे में औरों को दिखलाऊं, मतलब मैं औरों को कुछ भी नहीं बताना चाहता।
क्लियर ये चीज आपको? यस मैम। ठीक है, फिर आगे कह रहे हैं कि उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। यहाँ पर कवि कह रहा है कि मैंने अपनी प्रिया के साथ, मतलब अपनी प्रियतमा के साथ मधुर चांदनी रातों में जो मधुर क्षण बिताए हैं, मधुर पल बिताए हैं, उनकी जो कहानी है वो मैं किस बल पर सबको सुनाऊं। आई बात समझ में? इसका मतलब क्या करेंगे कि उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, कि मैंने अपनी प्रियतमा के साथ मधुर चांदनी रातों में जो मधुर पल बिताए हैं, उनकी उज्जवल कहानी, उनकी पवित्र निष्कलंक कहानी मैं सबको कैसे सुनाऊं। क्यों? अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। यहाँ पर कवि कह रहा है कि मेरा जो प्रेम है वो एक असफल कहानी बन चुका है, मतलब मेरा प्रेम जो है वो सफल नहीं हुआ है। ठीक है, इसलिए अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, जो हमने खिलखिलाकर एक दूसरे से बातें की, वो मैं दूसरों को कैसे बताऊं। यदि मेरा प्रेम सफल होता तो मैं बताता भी, लेकिन जब वो सफल ही नहीं हुआ, अपने असफल प्रेम की कहानी मैं किसी को नहीं सुनाना चाहता। ठीक है, इन दो लाइनों का अर्थ मतलब ये हो गया। वापस बताओ या क्लियर हो गया? हो गया मैम। हो गया, ठीक है। आगे कह रहा है कवि कि मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। तो कह रहा है कि मैंने अपने जीवन में सुख के जो सपने देखे थे वो मेरे सपने साकार नहीं हुए। इस लाइन का मतलब क्या है? मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। वो कह रहा है कि मैंने अपने जीवन में सुख के जो सपने देखे थे वो साकार नहीं हुए हैं। आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग्या। आलिंगन मतलब बाहों में आते आते, मेरे जीवन का सुख मेरी बाहों में आते आते मुस्कुराकर, मुझे तरसाकर मेरे जीवन से दूर हो गया। ठीक है, वापस देख लो। आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर, जो मुस्कुरा मतलब मुस्कुरा कर। ठीक है, तो ये कह रहा है कि वो जो मेरे जीवन का सुख था मेरी बाहों में आते आते मुस्कुराकर, लेकिन मुझे तरसाकर मुझसे दूर हो गया। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, अरुण कपोल मतलब गालों की लालिमा, कपोल मतलब गाल, और अरुण मतलब लालिमा, लाल। ठीक है, तो कह रहे हैं कि मेरी जो प्रिया थी या मेरी जो प्रियतमा थी, ठीक है, उसके गालों की जो लालिमा थी वो बहुत ही सुंदर और मतवाली मतलब मस्ती से भरी हुई थी। ठीक है, वापस देख लो कि मेरी जो प्रियतमा थी उसके जो गालों की लाली थी वो बहुत ही सुंदर और मस्ती से भरी हुई थी। तो उसे देखकर ऐसा लगता था जो जैसे कि मतलब अनुरागिनी मतलब प्रेममयी, प्रेममयी उषा भी, सूर्य की जो सुबह सुबह की किरणें निकलती है उसको उषा कहते हैं। ठीक है ना, कि प्रेममयी उषा भी निज सुहाग मतलब अपनी मांग में सौभाग्य का सिंदूर सजाने के लिए। इस लाइन का अर्थ क्या होगा कि प्रेममयी उषा भी अपनी मांग में सौभाग्य का सिंदूर सजाने के लिए जो लालिमा है वो उस लालिमा से ही, मतलब मेरी प्रिया की लालिमा से ही लिया करती थी। आई बात समझ में? ये वाली क्या बोल रहा है वो, कि उसकी जो प्रेमिका थी उसकी गालों की जो लालिमा थी बहुत सुंदर थी, बहुत मस्ती से भरी हुई थी, और जो प्रेममयी जो सुबह सुबह की उषा की किरणें होती है वो भी अपनी मांग में सौभाग्य का सिंदूर सजाने के लिए लालिमा उसके गालों से ही लिया करती थी। ठीक है, क्लियर सबके? यस मैम। फिर बोल रहा है कि उसकी स्मृति पाथे बनी है, थके पथिक की पंथा की। पंथा मतलब क्या है यहाँ पर? मार्ग, रास्ता। ठीक है, तो यहाँ पर कवि कह रहा है कि मैं थक गया हूँ, मैं अपने जीवन पर चलते चलते, जीवन के रास्ते पर चलते चलते थक गया हूँ, और उसकी स्मृतियाँ और मेरी प्रेमिका की जो यादें हैं वो मेरी जीवन यात्रा के मार्ग में, पाथे मतलब है भोजन,
भोजन के समान है। ठीक है, क्या कह रहा है वो कि थके पथिक की पंथा की, मतलब मैं अपने जीवन से हार कर थक चुका हूँ, लेकिन मेरी प्रेमिका की जो स्मृतियां हैं, जो यादें हैं, वो मेरी जीवन यात्रा के मार्ग में भोजन के समान है। जैसे मान लो हम किसी भी रास्ते पर पैदल चलते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, रास्ते में जब हमें भूख लगती है तो हम भोजन करते हैं। ठीक है, चाहे खुद साथ में लेके जाते हैं या कहीं रुककर किसी होटल में, ढाबे पे, रेस्टोरेंट में, जो भी मिले वहां पर हम भोजन करते हैं। तो कवि का मतलब क्या है कि जो उसकी जो प्रिय की यादें हैं, जो उसकी प्रिया है, उसकी जो यादें हैं वो किसके समान है, जैसे जीवन यात्रा के मार्ग पर चलते चलते जब व्यक्ति को भूख लगती है, जब वो भूख से तड़पड़ाने लगता है, ठीक है ना, तो उसकी जो यादें हैं वो उसको संतुष्टि प्रदान करती है, मतलब वो संतुष्टि के सहारे ही जीना चाहता है। ठीक है, और फिर कह रहा है कि और उन्हीं यादों के सहारे मैं अपने जीवन को बिता रहा हूँ। ये कहेंगे कि उन्हीं यादों के सहारे मैं अपने जीवन को बिता रहा हूँ। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। कंथा मतलब यहाँ पर क्या है, गूदड़ी। गूदड़ी जानते हो, गद्दी जो होती है छोटी, उसको बोलते हैं गूदड़ी। यस मैम। है ना, तो कह रहे हैं कि मेरी जीवन रूपी गूदड़ी को, ठीक है, उधेड़ कर क्यों देखोगे, मतलब क्या है इसमें, तुम इसको क्यों देखोगे। मेरे जीवन रूपी कथा को, अपने मित्रों से कहता है कि मेरी जीवन रूपी कथा को क्यों सुनना चाहते हो, उसमें ऐसा कुछ भी विशेष नहीं है जो कि मैं तुम्हें बताऊं। फिर आगे कह रहा है कि छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं। वो कह रहा है कि मेरा जीवन बहुत छोटा है, अर्थात मेरा जीवन की जो कहानी है वो सीधे साधे एक सामान्य मनुष्य की कहानी है। तो कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं, तो मैं अपने जीवन की घटनाओं को बहुत बढ़ा चढ़ाकर नहीं दिखा सकता। ठीक है ना, मैं अपने जीवन की कहानी को बहुत बढ़ा चढ़ाकर नहीं दिखा सकता। ये क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं, कि जब मेरे जीवन में कुछ विशेषता नहीं है, ठीक है, कोई प्रेरणाप्रद, कोई मेरा जीवन की जो कहानी किसी को प्रेरित करने वाली नहीं है या प्रेरणा देने वाली नहीं है, तो क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं, तो मैं मौन होकर ही औरों की सुनता रहूं, मतलब दूसरों की यश की गाथाएं सुनता रहूं, ये ज्यादा अच्छा है। आई बात समझ में। कवि कह रहा है कि मैं अपने जीवन की कहानी को बढ़ा चढ़ाकर कहूं, उससे अच्छा तो ये है कि मैं मौन होकर दूसरों के जीवन की कहानियों को सुनाऊं। ठीक है, दूसरों के जीवन की कहानियों को सुनूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। वो कह रहा है कि अपने मित्रों से कह रहा है कि जो मेरे जीवन की कथा है उसमें मैं क्या हूँ, एक भोला भाला मनुष्य, साधारण मनुष्य, निष्कपट मनुष्य, दुर्बल हृदय, ठीक है, और धोखा और ठगा जाने वाला। ऐसी आत्मकथा को पढ़कर तुम क्या करोगे। ठीक है, अपने मित्रों से कह रहा है, उनसे पूछ रहा है कि मेरा जीवन एक भोले भाले मनुष्य का, दुर्बल हृदय का, ठीक है, धोखा खाने वाले का, ठगे जाने वाले का, इस प्रकार का मेरा जीवन है। तो मेरे जीवन की आत्मकथा सुनकर तुम क्या करोगे, तुम्हें उससे कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है। अभी समय नहीं है और आत्मकथा लिखने का ये सही समय भी नहीं है, उचित समय भी अभी नहीं आया है। थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। जो मेरी जो पीड़ित, मेरे को जो पीड़ित करने वाला जो दुख है, जो मेरा व्यथा है, मेरा दुख है, वो थक कर सो चुका है। इसलिए मैं वो चीज़ अभी किसी को बताना, मतलब मैं अपनी आत्मकथा किसी को बताना नहीं चाहता, किसी को सुनाना नहीं चाहता। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? नो मैम। सबको समझ में आ गया? यस मैम। चलिए ठीक है, बाकी अपन दूसरा चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे, कल करेंगे। ठीक है ना, इसका नेक्स्ट चैप्टर कल स्टार्ट करेंगे, बाकी अपनी ऑफलाइन में ये चलेगा। ठीक है, ओके मैम। ओके बेटा, बाय। ओके मैम।